हेलो स्टूडेंट, दिस इज रैथ जैन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि बच्चों क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिससे हम आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। और मैं आज आपको वन शॉट में कंप्लीट चैप्टर आपको क्लियर कराने वाला हूं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का एक सबसे इम्पोर्टेंट, जो बेसिकली आपने जूनियर क्लासों में पढ़ रखा होगा। इसको हम बोलते हैं बच्चों कार्टेशियन प्लान। और कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये मेरे पास जो ये एक्स एक्सिस डिफाइन होती है, ये हमारे पास वाई एक्सिस डिफाइन होती है। तो जिन बच्चों ने अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा, वो भी बच्चे इस वीडियो को देख के 100% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। मैंने कहा ये मेरे पास ये ओरिजिन होता है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमारे पास 0,0 डिफाइन होते हैं। बच्चों ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड होती है। इसको बाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड बोलते हैं और ये वाली बाई एक्सिस की नेगेटिव साइड होती है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मिलते हैं। यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो ये मेरे पास नेगेटिव कोऑर्डिनेट मिलते हैं। सिमिलरली अगर बाई एक्सिस की डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे बाई एक्सिस के ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो ये हमारे पास बाई एक्सिस में नेगेटिव कोऑर्डिनेट। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन किया, ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन के अंदर दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस डिफाइन होती है, दूसरी बाई एक्सिस डिफाइन होती है। बच्चों सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जब बच्चों हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें हमें एनालाइज होता है कि अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव, और ऊपर भी जा रहे हैं तो पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट के जो साइन हमें मिलते हैं वो प्लस कोमा प्लस मिलते हैं। इसी के साथ अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम साइन की बात करते हैं तो हमें मिलता है माइनस और प्लस। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं बच्चों, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं इस साइड जाऊंगा तो ये मेरे पास नेगेटिव, और डाउनवर्ड जाऊंगा तो ये मेरे पास फिर से नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो हम साइन की बात करते हैं वो माइनस का माइनस मिलता है। इसी के साथ अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर आप बात करोगे बच्चों, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे हमें सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, फिर बाई एक्सिस पे डाउनवर्ड जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये हमें जो साइन मिलते हैं वो प्लस और माइनस मिलता है। तो बच्चों सबसे पहले हमें जानना ये भी जरूरी होता है कि हमें किस क्वाड्रेंट में किस साइन की बात कर रहा है। अगर आपके पास दोनों पॉजिटिव हैं तो वो केस हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है। इसी तरीके से अगर मेरे पास माइनस प्लस है तो वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, और हमारे पास दोनों नेगेटिव साइन है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, और मेरे पास प्लस माइनस का साइन है तो वो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन होगा वो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा। तो सबसे पहले बच्चों हमने आपके साथ डिस्कस किया कार्टेशियन प्लेन के बारे में, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन के बारे में, और कौन सा साइन किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो वो मैंने आपको एक बेसिक सबसे पहले आपको क्लियर किया है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ लेक्चर को आगे बढ़ा के हमें इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं हम उनके बारे में जानेंगे, और इसमें जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से आप इसको बाद में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन से साइन मेरे मेंशन होते हैं, और कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग बच्चों एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखा है, और इस तरीके के क्वेश्चन हमसे बोर्ड में पूछा गया है। तो बच्चों जैसा कि यहाँ पे मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, आप इसको एनालाइज करोगे, यहाँ पे ये मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास बाई एक्सिस है। तो ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन गिवन है, यहाँ पे एक ट्रिंगल मेंशन कर रखा है। इस ट्रिंगल की साइड ये 2a है, ये भी 2a है, और इसका बेस भी 2a है। बिकॉज बच्चों ये जो ट्रिंगल मेंशन किया है वो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रिंगल है। अगर बच्चों इक्विलेटरल ट्रिंगल होता है तो इक्विलेटरल ट्रिंगल के अंदर उसकी तीनों साइड बच्चों इक्वल बोली जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उस चीज़ को डिफाइन किया कि मेरे पास AOB एक इक्विलेटरल ट्रिंगल है, और जो O पॉइंट लाइज कर रहा है वो ओरिजिन पे लाइज कर रहा है। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 0,0 हो जाएंगे। और बच्चे हमारे पास जो हमें कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना है तो उसके वर्टिसेस यानी कि A और B के हमें कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करने थे। A का फाइंड करना था बच्चों, B का करना था और O का करना था। तो O के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो तो हमें 0,0 मिल जाएंगे, बिकॉज O हमारा ओरिजिन पॉइंट है। इसी के साथ अगर मैं A और B की बात करता हूं तो A और B के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी सिमेट्री का यूज करेंगे। बच्चों B के कोऑर्डिनेट भी निकालना आसान है। B के कोऑर्डिनेट भी अगर मैं लिखूंगा तो मैंने डिफाइन किया कि हम जब भी यहाँ पे आप इसको स्ट्रेटजी से अगर आप करोगे तो आप क्या किया करो बच्चों, अपने आप को O पॉइंट पे फिक्स कर लो कि आप अपने आप को O पॉइंट पे फिक्स करोगे और मुझे O पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है। तो अगर आपको O से B तक जाना है तो इस कंडीशन में आपने एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर की बच्चों,
2a, लेकिन बाई एक्सिस पे आप चले ही नहीं हो क्योंकि आप b पे रुक गए हो, तो यानी कि यहाँ पे आपके लिए y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। लेकिन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो कोऑर्डिनेट हमें निकालना है वो हमें a के लिए निकालना है। तो a को निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों मैंने a से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और इस परपेंडिकुलर को बच्चों मैंने h बोल दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में बच्चों उसकी हाइट का फॉर्मूला हमारे पास होता था √3/2 इंटू साइड। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसमें यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम भी कर सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम करने के लिए ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर बच्चों ये कंप्लीट हमारा 2a है तो परपेंडिकुलर उस लाइन को बाइसेक्ट करेगा, तो ये मेरे पास a हो जाएगा और ये भी मेरे पास a हो जाएगा। तो सबसे पहले हम h की वैल्यू निकालते हैं। तो h की वैल्यू के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ऑफ बेस का स्क्वायर। कुछ बच्चे इस तरीके से याद करते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बच्चों सिमिलर हमने वही यहाँ पे थ्योरम का यूज किया है, बस जो फंक्शन हमें निकालना है उसको मैंने पहले मेंशन कर लिया है। ये h स्क्वायर लिखा बच्चों, ये मेरे पास 4a स्क्वायर हो जाएगा, इसी के साथ ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर में से अगर मैं एक a स्क्वायर को माइनस करूंगा तो ये मेरे पास 3a स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू बच्चों निकालूंगा तो हमारे पास ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा और h की वैल्यू जो हमें मिली वो हमें मिली √3 इंटू a। तो अगर बच्चों हमें इस h की वैल्यू को पता चला और हमें a के कोऑर्डिनेट लिखना है, तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, अपने आप को ओरिजिन पे फिक्स कर लो और ओरिजिन से आप चलने का नंबर लगाओगे। तो हमने कहा कि मैं ओरिजिन पे खड़ा था, सबसे पहले ओरिजिन से मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, तो यानी कि मैंने बच्चों कितना डिस्टेंस कवर किया, a डिस्टेंस कवर किया। इस a ये कोऑर्डिनेट तो हमें x एक्सिस मिलेगा, तो मैंने कहा कि x एक्सिस पे हमने कितना चला a। लेकिन y एक्सिस की बात करते हैं, तो y एक्सिस पे मैंने पूरी हाइट को कवर किया है और ये मेरे पास जो पूरी हाइट है वो मैंने आपके सामने बच्चों निकाल के दी है √3a। तो यहाँ पे जो हमें इस a के जो वर्टिसेस मिल जाएंगे वो हमें मिलेंगे a, √3a। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा गया था कि मेरे पास a के b के और c के वर्टिसेस क्या होंगे, तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर हमने आपको बताया कि कैसे हम इस ट्रायंगल के वर्टिसेस को निकाल सकते हैं और कौन कौन से हमें इंपॉर्टेंट फैक्टर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको a का वर्टिसेस निकालना था तो सबसे पहले a से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था जो हमें उस ट्रायंगल की बेस पे जाके मिले। तो यहाँ से हमें h पता चलेगा, h का आप यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम कर दो, अदरवाइज इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालने का फॉर्मूला हम याद भी रख सकते हैं √3/2 और इनटू में साइड। बच्चों इस फॉर्मूले से हम आसानी से भी निकाल सकते थे, √3/2 तो एज इट इज लिखा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2a है तो 2 से ये कैंसिल, तो यानी कि बच्चों जो h की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलती है √3 इंटू साइड। तो सिमिलरली हमने वही पाइथागोरस थ्योरम से यूज किया है, तो वो आप पे डिपेंड करेगा आप किसको कैसे सोच सकते हो। ठीक है बच्चों, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसी के साथ लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करोगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब हम बिगिनिंग करते हैं जो आपके सिलेबस का एक सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि फॉर्मूला। बच्चों हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो यानी कि बच्चों यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट गिवन है, मैंने कहा पहला पॉइंट मेरे पास P है और दूसरा पॉइंट मेरे पास Q है। और P के जो मैंने कोऑर्डिनेट लिखे तो उसको मैंने लिखा x1 y1 और Q के जो मैंने कोऑर्डिनेट लिखे उसको मैंने लिखा x2 और y2। और मैंने कहा इन कोऑर्डिनेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास d है। तो यहाँ पे जो हमें d का फॉर्मूला मिलता है, इसको बच्चों अगर आप याद करोगे तो आपके लिए काफ़ी एडवांटेज रहेगा। ये जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, हमारे पास बीच में प्लस का साइन आता है और यहाँ पे y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो इस चैप्टर के बेस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो इस फार्मूले को अगर बच्चों आप याद करोगे तो आपके लिए काफ़ी एडवांटेज रहेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला याद करना काफ़ी आसान है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और इसका कंप्लीट का अंडर रूट हम लगा के इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस फार्मूले के साथ इस फार्मूले के बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन हम अच्छे आज आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले बच्चों आप इस फार्मूले को नोट डाउन करोगे। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस फार्मूले का एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप पहले ट्राई करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप अगर इसको ट्राई करोगे तो काफ़ी एडवांटेज आपको अच्छा से क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको x1 लिखा, ये मेरे पास y1 है, मैंने कहा इस पॉइंट को x2 लिखते हैं और ये वाला पॉइंट मेरे पास y2 डिफाइन है। हम बच्चों डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया
x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने सबसे पहले x1 और x2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। तो x1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास a प्लस b है। और बच्चों यहाँ पे अब आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास जो साइन गिवन है वो माइनस का गिवन है, और इसी के साथ अगर हम x2 को देखते हैं तो x2 की जो हमें वैल्यू गिवन है वो मेरे पास a माइनस b गिवन है। लेकिन बच्चों बाहर माइनस होने के रिस्पेक्ट में उसके बाद जितने भी नेक्स्ट फंक्शन आते हैं उन सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो माइनस का भी था वो पॉजिटिव भी हुआ, इसका स्क्वायर किया। सिमिलरली अगर मैं y1 माइनस y2 की बात करता हूँ तो y1 की वैल्यू हमारे पास a माइनस b है, और बच्चों y2 की वैल्यू की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे माइनस को मेंशन किया, लेकिन y2 की वैल्यू में दोनों नेगेटिव है। तो जब भी बाहर माइनस होता है मैंने आपको बताया है तो साइन चेंज करेगा, यानी कि a भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और b भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज बाहर हमारे पास माइनस था। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो b से b को कैंसिल आउट किया, और यहाँ पे देखा तो a से a को कैंसिल आउट किया। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर b और b बचा है, तो b और b हमारे पास 2b होता है, इसका मैंने स्क्वायर किया। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 2a बचा और इस 2a का भी मैंने स्क्वायर किया। तो बच्चों ये 2b का जो स्क्वायर मिलेगा वो मेरे पास 4b स्क्वायर होगा, और ये मेरे पास 4a स्क्वायर होगा। अब बच्चों यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो ब्रैकेट में फंक्शन बचा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। तो यहाँ से अब मैं इस 4 को रूट से बाहर निकालूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, और रूट के अंदर हमें आंसर मिलेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके आगे आप यूनिट भी लिख सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास दो कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 और x2 y2, तो आप उनके बीच के डिस्टेंस कैसे लगा सकते हो। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का अगर आप यूज करोगे तो वहां से आप उन कोऑर्डिनेट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसी केस को आगे बढ़ा के हम क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि थर्ड मेथड को आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ इस लेक्चर को आगे बढ़ा के यानी कि टाइप 3 पे हम आ चुके हैं। तो बच्चों इस केस में भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है, बट एक्चुअल में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है और हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, और मेरे पास एक अननोन वेरिएबल गिवन है x। इस x की वैल्यू को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों आप क्या करोगे, जब भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन को करते हो तो सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ कर लो, और यहाँ पे इसको a लिख दिया और इस पॉइंट को मैंने b लिख दिया। इसके जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो मेरे पास x -1 है, और इसकी जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो 3,2 गिवन है। और बच्चों इसी के साथ इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 5 गिवन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अब की बार मैं नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो x1 इसको लिखा, ये y1 है बच्चों हमारा, इसको बोल दिया x2, और ये मेरे पास y2 है। तो फॉर्मूले में यूज करते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू मेरे पास x है और x2 की वैल्यू मेरे पास 3 है, इस पूरे का स्क्वायर लगा दिया। बच्चों y1 की वैल्यू मेरे पास -1 है और y2 की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो वो हमारा माइनस के साथ माइनस का 2 और इसका स्क्वायर। इसी के साथ बच्चों डिस्टेंस भी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो डिस्टेंस हमारे पास 5 गिवन है, और यहाँ पे जो हमें फंक्शन मिला वो x -3 का स्क्वायर, और -1 -2 यानी कि -3 और -3 का स्क्वायर मेरे पास 9 होता है। अब बच्चों अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो अंडर रूट हटाने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। तो बच्चों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे बोथ साइड का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। यहाँ पे बच्चों क्या होगा, आप इसका अंडर रूट हटा दोगे आसानी से, और ये हमारे पास फंक्शन जो बचा है वो रिमेनिंग फंक्शन मैंने लिखा है। बच्चों इसको सॉल्व करने के तरीके काफ़ी हैं। कुछ बच्चे इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो आप इसका होल स्क्वायर ओपन नहीं करोगे, x -3 का स्क्वायर एज इट इज लिखोगे, और 25 को लिखा और माइनस का 9 लिखा, तो इसमें से 9 को माइनस किया तो ये मेरे पास 16 आएगा। आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे इसका स्क्वायर हम हटाते हैं तो सामने फंक्शन पे हमें रूट मिल जाता है। तो रूट से अगर हम 16 को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे 2 केस मिलते हैं बच्चों, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। तो हमें दोनों केसों को डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने कहा अगर मेरे पास प्लस का 4 आ रहा है, और दूसरा केस मैंने बोला कि मेरे पास माइनस का 4 आ रहा है। तो प्लस का 4 आएगा तो x की वैल्यू हमें 7 मिल जाएगी, और माइनस का 4 आएगा तो माइनस का 4 और प्लस का 3 यानी कि x की वैल्यू हमें माइनस का 1 मिल जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले हमसे x की वैल्यू पूछी गई थी, तो x की वैल्यू आपके पास 2 हो सकती हैं। अगर बच्चों केवल आप प्लस के साथ 4 की वैल्यू देखे आ रहे हो तो वो आपका एग्जामिनर 1 नंबर डिडक्ट करेगा। तो आपको इस चीज को समझना है, जब भी हमारे पास रूट फंक्शन आता है तो रूट से जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 2 केस में डिफाइन होती हैं, या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम अगले कॉन्सेप्ट पे पहुंचे हैं और इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमें बताना है कि मेरे पास तीन वर्टिसेस गिवन है, यानी कि तीन कोऑर्डिनेट, सॉरी बच्चों, हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें बताना है ये जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास कोलीनियर होंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कोलीनियर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। कोलीनियर का मतलब होता है बच्चों कि वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाइज करने चाहिए। तो हमारे पास तीन पॉइंट गिवन है, तो मैंने कहा इन कोऑर्डिनेट को मैंने बोला ABC। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट एक ही लाइन पे लाइज करेंगे। तो बच्चों इसकी क्या स्ट्रेटजी होती है, सबसे पहले आपको AB निकालना पड़ता है, AB के साथ हमें BC निकालना पड़ेगा और BC के साथ हमें CA निकालना पड़ेगा। तो किन्हीं दो साइड का जो सम मिलेगा वो तीसरी वाली साइड के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं AB और BC को ऐड करूं तो वो AC के इक्वल हो जाए, लेकिन बच्चों एक्चुअल में अभी हमें ये नहीं पता कि ABC कहाँ लाइज करेंगे। तो हम जेन्युइन जब इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो मैं इसका आंसर आपको आसानी से दे दूंगा। तो सबसे पहले हम AB को लिखते हैं। तो AB का मतलब होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो मैंने A और B के बीच में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला ऐड किया तो हमें मिलेगा 1 - 5 का स्क्वायर और माइनस का 1 माइनस का 2 का स्क्वायर। तो इसको बच्चों हमने सॉल्व किया तो 1 - 5 यानी कि माइनस का 4 और माइनस का 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आता है। प्लस का साइन लगा दिया, ये मेरे पास माइनस का 3 होगा, माइनस का 3 का स्क्वायर 9 आता है। तो इसको बच्चों हमने सॉल्व किया तो मेरे पास 25 और 25 को रूट से बाहर निकाला तो हमें 5 मिला। इसी के साथ अगर हम BC की बात करते हैं तो BC में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा तो 5 - 9 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो 5 - 9 का स्क्वायर यानी कि 4 का 4 बचा और 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 होता है। 2 में से 5 गया तो -3 बचा यानी कि इसका स्क्वायर 9 होता है। तो यानी कि ये हमें 25 मिला और यहाँ पे मेरे पास 5 आंसर आ गया। इसी के साथ हम अगर CA को निकालते हैं तो यानी कि C और A के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 - 9 का स्क्वायर प्लस का साइन माइनस का 5 और माइनस का 5 का स्क्वायर, माइनस का 1 माइनस का 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया 1 - 9 यानी कि माइनस का 8 और माइनस का 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 आता है और ये मेरे पास हो जाएगा -6। तो -6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आता है। और बच्चों इनको मैंने ऐड किया तो ये हमारे पास 100 मिला और इसका आंसर हमें 10 मिला। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई है बच्चों कि हमारे पास AB और BC का जो सम है वो हमें AC के इक्वल गिवन है, यानी कि जो हमने कंडीशन आपको इनिशियल में बताई थी तो वो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यानी कि बच्चों ये हमारे पास जो तीनों कोऑर्डिनेट हैं उसको मैं कोलीनियर बोल सकता हूँ। तो कोलीनियर का मतलब होता है बच्चों वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाइज करने चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाइज करते हैं, इसीलिए कि दो जो हमारे पास हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि AB और BC का सम है वही हमारा AC के सम के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था। इसी को आगे बढ़ाते हुए अगले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। बच्चों आज मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट बता के दूंगा जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जिसने अभी तक नहीं पढ़ा वो भी अच्छे से कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है और इस क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों जहां पे मेरे पास जो क्वेश्चन की बना है उसमें हमसे बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, यानी कि बच्चों सबसे पहले हाईलाइट करते हैं हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करने हैं। उसने बोला द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0, -2, 1 और -3, 2 एंड और उसकी रेडियस भी हमें बतानी है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल बनाया और सर्कल बनाने के साथ मैंने इसके तीन कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लिए। मैंने कहा ये कोऑर्डिनेट मेरे पास 0, 0 है, इसको मैंने बोल दिया बच्चों -2, 1 और यहाँ पे कहीं कोऑर्डिनेट बोल दिया -3, 2। ठीक है बच्चों, तो हमें ये तीनों कोऑर्डिनेट हैं वो सेंटर से पास होते हैं। तो मैंने कहा ये सर्कल का हमारा सेंटर हो जाएगा, तो इसको मैंने मिलाया ये। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे ये पता चल जाएगा ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी कि इसको A पॉइंट बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया और इस वाले पॉइंट को O बोल दिया। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि OA और OB और OC तीनों जो आपस में होंगी वो इक्वल हो जाएंगी, बिकॉज हमें पता है ये मेरे पास रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी। तो हमारा टारगेट क्या है बच्चों, सबसे पहले मैं O के कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर दे रहा। मैंने O के कोऑर्डिनेट ले लिए x, y ले लिए है। अब सबसे पहले हम OA को निकालेंगे। तो OA में बच्चों हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया तो हमें मिलेगा x + 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे y -
1 का स्क्वायर। इसी के साथ हमने OB को निकाला, तो OB में भी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया। तो OB में अगर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमारे पास केवल नॉर्मल सी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी के साथ OC को निकालते हैं, तो OC में हमने फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास y माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास तीन इक्वेशन है, OA की, OB की और OC की, तीन वैल्यू गिवन है। तो इनको आपको सॉल्व करके यहाँ पे x y z की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, x और y की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि OA इक्वल OB की है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा OA इक्वल OB और इसको आगे कंटिन्यू किया, तो मैंने दोनों का स्क्वायर वन बोथ साइड करके सबसे पहले बच्चों दोनों का स्क्वायर हटा दिया, तो x प्लस 2 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर और इसी के साथ मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों इनके होल स्क्वायर को ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का ये मेरे पास हो जाएगा 4x, ये वाई स्क्वायर प्लस का 1 और ये मेरे पास हो जाएगा बच्चों 2y। और यहाँ पे सामने जो फंक्शन लिखा है वो हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारे पास फंक्शन बचेगा, तो यहाँ पे प्लस 4 है, ये 4x बचा है, प्लस का 1 बचा है। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी तो 4x माइनस का 2y और 4 प्लस 1 हमारे पास 5 आ जाएगा और इसको मैंने इक्वल में 0 और यहाँ पे ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे पास आ चुकी है और बच्चों मैं इस फिगर को यहाँ पे इरेज करूँगा। अब बच्चों हम यूज करेंगे यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट। मैंने कहा कि मैं OB इक्वल OC भी लिख सकता हूँ, बिकॉज ये भी सर्कल की रेडियस होगी। तो OB की वैल्यू मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके रूट को डायरेक्ट हटाऊंगा। यहाँ पे बच्चों ये मेरे पास फंक्शन बचेगा, तो इसका भी मैं होल स्क्वायर ओपन करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का 6 स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4x। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन बचा वो नॉर्मल सा, यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे ये बच्चों 4y रहेगा। तो हमें वैल्यू मिली 6x माइनस का 4y और प्लस का 4 इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 0। तो बच्चों हमारे पास जैसा कि यहाँ से मैं 2 को कॉमन निकाल सकता था, तो 2 को कॉमन निकाला तो मैंने लिखा 3x माइनस 2y और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 और इसी के साथ मेरे पास एक इक्वेशन और गिवन है 4x माइनस 2y प्लस का 5 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। बच्चों दो इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, तो यहाँ पे ये y वाले फंक्शन कैंसिल आउट होंगे। माइनस का 4x और माइनस प्लस का 3x, तो ये मेरे पास माइनस का x आएगा, यहाँ पे मेरे पास बच्चों माइनस का 3 आ जाएगा, इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो x की जो हमें वैल्यू मिलेगी, तो x का आंसर हमारे पास माइनस 3 आ जाएगा। तो x का आंसर हमारे पास माइनस का 3 आ गया है बच्चों इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे मेरे पास 9 प्लस 4 ये 13 हो जाएगा। तो 13 के साथ अगर बच्चों मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसको इरेज करूँगा। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो 6x माइनस 4y प्लस 13 इक्वल 0 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास जो आई है, इस पूरी इक्वेशन बच्चों हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, तो ये हमें 8x मिलेगा माइनस का 4y और 5 टू 10 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। फिर से साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे मेरे पास माइनस का 2x और यहाँ पे हमें पता चलेगा, तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी बच्चों 3/2। तो x की वैल्यू को अगर हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बच्चों यहाँ से जो y की वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो हमारे पास आएगी 11/2। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि उस सर्कल के सेंटर क्या होने वाले हैं, तो सर्कल की जो सेंटर होने वाले हैं तो वो हमें पता चला 3/2 और 11/2। तो बच्चों ये तो हमें मिले सर्कल के सेंटर। इसी के साथ हमसे बोला गया था कि सर्कल की रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस हमें आराम से आप पता कर सकते हो। आप क्या करोगे, इस x और y के कोऑर्डिनेट को अगर मैं OB में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो यहाँ से मैं उसकी रेडियस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लूँगा। तो मैंने क्या किया, OB को लिखा और यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4, 11/2 का स्क्वायर बच्चों मेरे पास 121/4। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो ऊपर मिला 130/4। तो यहाँ पे मैं OB की वैल्यू लिख सकता था 1/2 रूट में √30 और यूनिट। ठीक है बच्चों,
तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने सर्कल का किया है। जैसा कि उस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हैं लेकिन वो सर्कल की बाउंड्री पे लाइज कर रहे हैं, तो यानी कि मैं सर्कल के सेंटर से अगर उन कोऑर्डिनेट को टच करूंगा तो वो रेडियस की फॉर्म में वहाँ पे हो जाएगा। तो हमने कहा कि हमारे पास OA, OB और OC तीनों सर्कल की रेडियस होंगी, तो अगर वो सर्कल की रेडियस है वो तीनों आपस में इक्वल होंगी। तो सबसे पहले मैंने x और y की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया, तो x और y की वैल्यू हमसे पूछी गई थी। तो सबसे पहले x और y निकालने के बाद हमसे कहा उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। तो बच्चों तीनों इक्वेशन में आप किसी में ही पुट करोगे तो वो वैल्यू इक्वल ही आ जाएगी। तो मैंने कहा मेरे पास सिंपल इक्वेशन सेकंड है, तो OB में मैंने अगर उसको पुट किया तो सर्कल की रेडियस मैंने आपके सामने आइडेंटिफाई की है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको कराता हूं मैं। आपको आज के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोऑर्डिनेट के कुछ अच्छे क्वेश्चन, उसी के साथ बच्चों अब हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, और मे बी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो बच्चों बेसिकली सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। इस क्वेश्चन के हमें अंदर गिवन है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल। बच्चों सबसे पहले इस कंडीशन के हम फिगर के अकॉर्डिंग आपको एनालाइज कराएंगे। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के मैंने यहाँ पे इसके वर्टिसेस के जो नाम दिए तो ABC बोल दिया, और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे बच्चों ये कोऑर्डिनेट जो गिवन है वो हमें इस ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो मैंने कहा AB साइड है तो ये इसका मिड पॉइंट मान लिया, ये इसका मिड पॉइंट मान लिया, और यहाँ पे ये इसको मिड पॉइंट बोल दिया। इस मिड पॉइंट को मैंने D बोल दिया, यहाँ पे इसको E बोल दिया और इस पॉइंट को F बोल दिया। तो बच्चों जो D के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है तो वो हमें 1,2 गिवन है। इसी के साथ E के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 0,-1 है, और F के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 2,-1 है। और बच्चों हमसे क्या बोला गया है, हमें उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने कहा ये मेरे पास वर्टिसेस है, मैंने इसको A,B लिख दिया और ये C,D लिख दिया और यहाँ पे E,F लिख दिया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास टारगेट है हमें A की, B की, C और D और E और F के कोऑर्डिनेट हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं और विद इन सेकंड इसका सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। बच्चों बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे AC हमारे पास एक लाइन है और AC लाइन के अंदर अगर मैं एनालाइज करूंगा तो F उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट निकालने का बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 प्लस y1 + y2/2। तो यहाँ पे हमने एनालाइज किया इसके अकॉर्डिंग, तो अगर मैं ये देखता हूं तो ये मेरे पास xy हो जाएगा, ये x1/1 और ये x2/2। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे F मिड पॉइंट दे रखा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज किया तो हमने लिखा 2 = बच्चों यहाँ पे x1 की वैल्यू मेरे पास A है और यहाँ पे x2 की वैल्यू मेरे पास E है और इसके साथ अपॉन में 2 लिख दिया। तो यहाँ पे A + E की जो हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई वो हमारे पास 4 आ गई है। इसको बच्चों मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। सिमिलरली बच्चों y के लिए यहाँ पे अगर हमने कंडीशन को फुलफिल किया तो y की वैल्यू हमारे पास -1 है, इज ऑल्सो इक्वल टू हमने लिखा B और B के साथ हमारे पास F और अपॉन में 2। तो यहाँ से इस कंडीशन को मैंने सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला B + F = -2। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, इसी जो मैंने ये जो AC लाइन के लिए किया है इसी प्रोसेस को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। सिमिलरली इस प्रोसेस को BC के लिए करेंगे, सेम प्रोसेस AB के साथ करेंगे। तो अगर मैं BC के साथ करता हूं तो E उसका मिड पॉइंट है, तो E मिड पॉइंट है तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन आएगी 0 = C + E/2, यानी कि C + E की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास 0 आ जाएगी। और इसी के साथ इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दिया। और यहाँ पे अगर मैं F की बात करूँगा यानी कि -1 के साथ लिखता हूँ तो -1 के साथ हमें मिलेगा D बच्चों, सबसे पहले D के साथ मेरा F और अपॉन में 2। तो D + F की जो वैल्यू मिल जाएगी वो -2 मिल जाएगा और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। सिमिलरली प्रोसेस बच्चों AB के साथ करेंगे तो AB के साथ हमारे पास 1 इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा A + C/2। तो यहाँ से A + C की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 2 मिल जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोला। और लास्ट हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसको मैं लिखूंगा B + D और अपॉन में 2 और इसके साथ हमें 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से B + D की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी और इक्वेशन नंबर 6। बच्चों सबसे पहले हमने मिड पॉइंट की कंडीशन को यूज किया और मिड पॉइंट की कंडीशन यूज करने के साथ मैंने आपके सामने सबसे पहले यहाँ पे सारी इक्वेशनों को मेंशन किया है। ठीक है बच्चों, तो अब इस इक्वेशन को मेंशन करने के बाद फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब सर ABCDE की वैल्यू को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि
आपको अब क्या करना है यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे इस जो मेरे पास फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन है इसको सबको ऐड करोगे। तो मैंने लिखा एडिंग फर्स्ट प्लस थर्ड और प्लस फिफ्थ। और सिमिलरली बच्चों अगर मैं राइट साइड में लिखता हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा एडिंग सेकंड प्लस फोर्थ और प्लस 6। यानी कि बच्चों मैं एक तरफ फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को ऐड करूंगा और दूसरी साइड सेकंड, फोर्थ और 6 को ऐड करूंगा। तो देखो बच्चों ऐड करने पे क्या होता है, a प्लस ई, सी प्लस ई और a प्लस सी। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो a 2 टाइम आ गया, सिमिलरली 2 टाइम मेरे पास e आ जाएगा और सिमिलरली 2 टाइम c आ जाएगा। और इधर ऐड करेंगे तो 4 मिला, 4 के साथ 0 यानी कि 4 ही रहा, 4 के साथ 2 ऐड किया तो 6 मिला। यहाँ से मैंने बच्चों 2 को कॉमन निकाला तो a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा। सेम प्रोसेस को बच्चों यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे भी सेम करेंगे तो हमारे पास 2b 2d और 2f आ जाएगा। और इधर के अगर हम नंबर को ऐड करेंगे तो -2 और -2 प्लस का 4 सॉरी माइनस का 4 और -4 में अगर +4 ऐड करेंगे तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे b प्लस d प्लस f जो होगा वो मेरा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे सारे जो हमारे पास अननोन वेरिएबल है वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने एनालाइज किया कि a प्लस सी हमारे पास 2 के इक्वल है। तो अगर मैं इस a प्लस सी की जगह 2 लिख दूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो e की वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रोसेस को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। तो पहले मैंने a प्लस सी को सब्स्टिट्यूट किया। अब आप e की वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो e की वैल्यू अगर मैंने सब्स्टिट्यूट c प्लस ई में किया तो यहाँ पे e की जगह +1 और c की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर c की वैल्यू और e की वैल्यू आप किसी में ही पुट करोगे तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे e की वैल्यू पुट करता हूँ तो e की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट कर दी तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें a की वैल्यू 3 पता चल जाएगी। तो यहाँ से हमें ई, सी और ए की वैल्यू पता चली। सिमिलरली प्रोसेस को यहाँ पे डील करते हैं बच्चों। तो b प्लस डी की जगह अगर मैंने 4 लिखा तो f की वैल्यू मेरे पास -4 आ जाएगी। f की वैल्यू को आप अगर यहाँ पे बच्चों पुट करोगे तो d -4 और -4 अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो +4 यानी कि d की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, और d की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों, यहाँ पे d की वैल्यू को मैंने 2 पुट कर दिया तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास b की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपके सामने निकाल के दिए। हमारे जो अननोन वेरिएबल थे a b c d e f सारे हमारे पास अननोन वेरिएबल आ चुके हैं। तो हम कोऑर्डिनेट इसके आसानी से लिख सकते हैं। तो a का कोऑर्डिनेट हमारे पास a, b डिफाइन है। तो a, b यानी कि a की वैल्यू मेरे पास 3 है और b की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो a के कोऑर्डिनेट 3, 2 मिल जाएंगे। c, d की बात करते हैं तो c का कोऑर्डिनेट मेरे पास -1 है और d का कोऑर्डिनेट मेरे पास 2 है तो ये 1, 2 मिलेगा। इसी के साथ e, f की बात करते हैं तो e का कोऑर्डिनेट मेरे पास 1 है और f का कोऑर्डिनेट मेरे पास -4 है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। जब हमारे पास एक ट्रिंगल है, उसके मिड पॉइंट गिवन है और वहाँ पे उसके अननोन वर्टिसेस हमें आइडेंटिफाई करना है। तो क्या करोगे बच्चों, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट था तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज किया और उसी के साथ यहाँ पे अननोन जो हमारे पास कोएफिशिएंट थे मैंने सारे वो वेरिएबल आपके सामने निकाल के दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी लेक्चर को आगे बढ़ा के आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ तो आप सारे क्वेश्चन जरूर लगाना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है। बच्चों इस क्वेश्चन में मेरे पास 4 कोऑर्डिनेट गिवन है। तो सबसे पहले मैं इसकी नेमिंग ले लेता हूँ। इसको a बोल दिया, इस कोऑर्डिनेट को b बोला है, इसको c बोल दिया और उसके साथ इस कोऑर्डिनेट को t बोल दिया। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है, ये जो सारे कोऑर्डिनेट हैं वो ये जो सारे वर्टिसेस हैं वो वर्टिसेस हमारे पास पैरेललोग्राम के हैं। तो यानी कि क्वेश्चन में हमें गिवन है जो मेरे पास वर्टिसेस गिवन है वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं और हमें यहाँ पे p की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बच्चों एक फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया, इसका नाम a बोल दिया, ये b बोला, इसको c बोल दिया और इसको d बोल दिया। और इसी के साथ जो a के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है वो हमें 6,1 गिवन है और b के कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो 8,2 गिवन है, c के कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो 9,4 गिवन है और d के कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो ये मेरे पास p,3 गिवन है। और बच्चों बोला गया है कि जो हमारे पास फिगर है वो एक पैरेललोग्राम है। तो बच्चों यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, अगर मैं पैरेललोग्राम के डायगोनल को ड्रॉ करता हूँ तो जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं बच्चों वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे इस पॉइंट पे। तो अगर मैं बात करता हूँ AC के लिए तो ये मेरा O मिड पॉइंट हो जाता है और इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने x, y बोल दिए।
ठीक है बच्चों, x, y या h, k आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस O के कोऑर्डिनेट को h, k लिखा है। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल आसानी तरीके से आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं। मैंने लिखा फॉर AC। अगर बच्चों AC की बात करते हैं तो O हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर O को मिड पॉइंट लिखा है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला जैसा कि हमें पता रहता है x1 प्लस x2/2। तो मैंने कहा h के लिए अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो x1 यानी कि 6, x2 मेरे पास 9 है और अपॉन में 2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये मुझे मिला 15/2। सिमिलरली अगर k के लिए इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस 4/2 और ये मुझे पता चल जाएगा 5/2। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें कोऑर्डिनेट पता चले h, k के। अब मैं बात करता हूँ सिमिलरली इसी प्रोसेस को BD के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैंने लिखा फॉर BD। तो BD की बात करते हैं तो BD के लिए भी O हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इस BD की बात करता हूँ तो ये O भी हमारा इसके लिए मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फिर से लिखा मैंने O के लिए, तो H की कंडीशन फिर से यहाँ पे फुलफिल की और यहाँ पे लिखा P + 8/2। ठीक है बच्चों, तो P की H की वैल्यू हमें पता है। तो H की वैल्यू मेरे पास 15/2 है और यहाँ पे P + 8 और अपॉन में 2 आ जाएगा। 2 से 2 को कैंसिल किया तो P की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी आसानी से। तो P की वैल्यू आप लिख सकते हो 7। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी मेथड से कर दिया है। बच्चे क्या करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं और क्वेश्चन को काफ़ी लेंथी बना लेते हैं। तो वो आपका मेथड एक्चुअल नहीं होगा, उससे आप फंसोगे। तो आपको समझना है कि अगर आपके पास पैरेललोग्राम की कंडीशन के बने तो वो पैरेललोग्राम किसी भी क्वाड्रेटल में अगर पैरेललोग्राम में अंदर जो डायगोनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बाइसेक्ट करेगा तो यानी कि मैं बात करता हूँ BD के लिए O मिड पॉइंट हो जाएगा, AC के लिए भी O मिड पॉइंट होगा और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से P की वैल्यू को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने मैंने मेंशन कर रखा है। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें लेंथ फाइंड करनी है मीडियन की उस ट्रिंगल ABC के अंदर और जिसके हमें वर्टिसेस गिवन है, ABC के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप एनालाइज करोगे। तो मैंने कहा ये मेरे पास एक ट्रिंगल है, इस ट्रिंगल का नाम ABC और A के जो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है तो वो हमें गिवन है 7, -3। B के जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो हमें 5, 3 गिवन है और C के जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो 3, -1 गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें इस ट्रिंगल के कोऑर्डिनेट बताते हैं। और मीडियन बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, मीडियन का मतलब अगर मैं यहाँ से B से इसको मीडियन को ड्रॉ करूँगा तो ये जो पॉइंट होगा वो AC के लिए मिड पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने C से मीडियन ड्रॉ किया तो ये AB के लिए मिड पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से A से अगर मैंने मीडियन ड्रॉ किया तो ये मेरा इसके लिए मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मैंने इसको नाम भी दे दे रहा बच्चों, ये D बोल दिया, इसको F बोल दिया और इसको F बोल दिया। ये D है, ये E है और इसको F नोट डाउन किए। इस क्वेश्चन में अब आपको पता चलेगा अगर मैंने मीडियन को ड्रॉ किया है तो मीडियन को ड्रॉ करने से BC के लिए E मिड पॉइंट हो जाता है, AC के लिए F मिड पॉइंट हो जाता है और AB के लिए D मिड पॉइंट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि हमें D के, E के और F के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो F के कोऑर्डिनेट हम आपके सामने लिखते हैं। यहाँ पे 7 + 3 10 हो जाएगा और 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों -3 और -1 को ऐड किया तो माइनस का 4 होगा और 2 से डिवाइड किया तो माइनस का 2 मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं E के लिए, तो B और C के बीच में देखते हैं हम। तो 5 + 3 8 होगा, 8 का आधा 2 हो जाएगा, 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा और 2 का आधा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर D के कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं तो 7 + 5 12 होगा और 12 का आधा 6 हो जाएगा और 3 में -3 को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों हमने आपके सामने निकाले मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने से हम लेंथ ऑफ मीडियन आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला मेरा मीडियन AE है तो AE की वैल्यू निकालेंगे, दूसरा मीडियन मेरा BF है तो BF की वैल्यू निकालेंगे, इसी के साथ मेरा लास्ट मीडियन CD है तो CD की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने AE की बात की है, तो AE के लिए हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला मिलेगा x1 - x2 का स्क्वायर यानी कि 7 - 4 का स्क्वायर, इसी के साथ -3 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 7 - 3 यानी कि बच्चों 3 और 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 आ जाएगा और ये मेरे पास हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 आएगा। तो यहाँ से अंडर रूट के अंदर ये 25 और इसको रूट से बाहर निकाला तो ये 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर बच्चों BF की बात कर लेते हैं तो BF को हम निकालते हैं। तो V और F के बीच में यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट गिवन है तो मैंने लिखा
5 माइनस 5 का स्क्वायर और 3 प्लस 2 का स्क्वायर। तो 3 प्लस 2 यानी कि ये मेरे पास 0 हो जाएगा और 3 प्लस 2 यानी 5 का स्क्वायर 25, तो इसका भी बच्चों हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर सी डी की बात करते हैं तो सी और डी के बीच में मैंने यहाँ पे देखा तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस का 1 माइनस का 0 का स्क्वायर। तो 3 में से 6 जाएगा तो ये मेरे पास -3 बचेगा और -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाता है। सिमिलरली 1 में से 0 यानी कि माइनस का 1 और माइनस का 1 यानी कि प्लस का 1, तो ये मेरे पास आ गया 10। तो बच्चों हमें लेंथ और मीडियन पता करनी थी, यानी कि मैंने कहा ए ही हमारा जो मीडियन है उसकी लेंथ मेरे पास 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है और ये √10 यूनिट है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने आपको बताया कि किसी भी ट्रिंगल के अंदर उसके मीडियन के कोऑर्डिनेट आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बच्चों आज के क्वेश्चन जो मैं आपको करके देने वाला हूँ अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसी बेस से आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आज के क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करना। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपके सामने एक और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मैंने मेंशन कर रखा है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो अभी तक आपने पढ़ भी लिया होगा। बच्चों जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो वो भी इस फॉर्मूले को जान लें। बच्चों ये हमारे पास होता है सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों ये फॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं जब हमें उस क्वेश्चन में रेशियो पूछा जाता है या फिर कहीं पे कोई पॉइंट उस लाइन को डिवाइड करता है, तो इस कंडीशन में हमें इस सेक्शन फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेक्शन फॉर्मूले को बच्चों हम कैसे अप्लाई करते हैं, मैंने कहा ये मेरे पास कोऑर्डिनेट x1/1 है, इसको पॉइंट ए बोल दिया। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट x2/2 है और इस पॉइंट को b बोल दिया। इसी के साथ मैंने कहा c एक पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड करता है और इसके कोऑर्डिनेट x, y बोल दिया। और जिसको डिवाइड करता है तो उसका रेशियो भी हमें गिवन होगा, m/n भी लिख सकते हैं, कुछ लोग k/1 भी लिखेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रेशियो हमें गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी वैल्यू को डिफाइन कर लोगे। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई किया तो सबसे पहले x = mx2 nx1 और अपॉन में m+n। तो ये तो बच्चों x के लिए हो जाएगा। सिमिलरली अगर y के लिए बात करते हैं तो m/2 ny1 और अपॉन में m+n, तो ये हमारा y के लिए होता है। तो इस फॉर्मूले की यहाँ पे इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन करोगे क्योंकि सेक्शन फॉर्मूले के बेस पे हमसे बोर्ड में 100% ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बच्चों आप समझेगो तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला मैंने जैसा कि आपको बताया, तो उसी के साथ इस क्वेश्चन की बिगनिंग करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास गिवन है कि मेरे पास ए एक पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास -1,3 है और बी भी एक पॉइंट है, बी भी एक, इसके भी कोऑर्डिनेट हमें 9,8 के बने और बोला गया है कि पी एक पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड करता है। बच्चों आप इस लाइन को अच्छे से रीड कर लेना कि पी डिवाइड करता है, तो यानी कि पी कहीं लाइज करेगा। मैंने मान लिया पी इधर लाइज करता है, तो पी डिवाइड करता है, तो पी का हमें पॉइंट निकालना है। पी के पॉइंट निकालने के साथ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इस लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड किया गया है वो हमारे पास के रेशियो वन है। तो ए से पी तक का मैंने रेशियो के गिवन था और बी पी की वैल्यू हमारे पास 1 गिवन है, तो k/1 में डिवाइड किया है और मैंने इस p के कोऑर्डिनेट x, y को लेट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे हमने आपको बता दिया था जैसा कि क्वेश्चन में अगर आपके पास रेशियो फंक्शन गिवन है तो आपको विद इन सेकंड उसमें सेक्शन फार्मूला लगा के आंसर निकालना है। तो सेक्शन फार्मूले का यूज करते हैं। सबसे पहले x के लिए डिफाइन करते हैं, तो x के लिए मिलेगा mx2 nx1 और अपॉन में m+n। तो बच्चों ये सेक्शन फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे और इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट की m की, तो m की जगह मेरे पास k गिवन है, इंटू x2 की बात कर लेते हैं, तो ये मेरे पास x1/1 होता है और ये मेरे पास x2/2 होता है। तो k के साथ जो प्रोडक्ट में आएगा वो हमारे पास x2 आएगा, तो x2 की वैल्यू मेरे पास 9 है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे n की, तो n का रेशियो मेरे पास n की वैल्यू 1 गिवन है और x1 की वैल्यू बात करते हैं तो वो मेरे पास -1 गिवन है और अपॉन में बच्चों हो जाएगा k+1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करूंगा तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 9k और ये मेरे पास -1 और अपॉन में k+1। तो ये तो बच्चों हमें मिला
x का आंसर। इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो अब हम जरूरत है हमें y की, तो y के लिए मैंने फिर से फॉर्मूला लिखा m/2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले k के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 1 के साथ करेंगे और अपॉन में k प्लस 1 लिखा। अब बात करते हैं बाई 2 के कोऑर्डिनेट की। तो बाई 2 का कोऑर्डिनेट हमें 8 गिवन है, और बाई 1 के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो बाई 1 का कोऑर्डिनेट हमें 3 गिवन है। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो 8k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। तो ये तो बच्चों सबसे पहले मैंने निकाला x और y का कोऑर्डिनेट। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छी चीज़ें हमसे पूछी गई थी। हमसे बोला गया है जो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो इस लाइन पे लाइज करते हैं। तो लाइन की हमारे पास कंडीशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर ये जो कोऑर्डिनेट हमने x और y निकाले हैं ये इस लाइन पे लाइज करते हैं, तो x और y की वैल्यू को आप इस लाइन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की जगह मैंने लिखा 9k माइनस 1 और अपॉन में k प्लस 1, और यहाँ पे y की जगह मैंने लिखा 8k प्लस 3 और अपॉन में k प्लस 1, और इजिकल टू में बच्चों 2 को मैं अपोजिट इधर अपोजिट साइड लेके आ गया तो माइनस 2 अपॉन 1 कर दिया। इसी को अगर प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एलसीएम k प्लस 1 आएगा, ये 9k माइनस 1 और ये माइनस का 8k माइनस का 3 और माइनस का 2 अपॉन 1 हो जाएगा। तो 9k में से अगर एक k को माइनस करेंगे तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आप समझोगे ये आपको कंफ्यूजन कर रहा होगा कि यहाँ पे बाहर माइनस लगा था तो माइनस के रिस्पेक्ट में मैंने ये साइन चेंज डायरेक्ट कर दिया था। तो 9k में से एक 8k जाएगा तो k बचेगा, माइनस का 3 माइनस का 1 यानी कि 4 हो जाएगा। इसी के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2k और माइनस का 2। तो बच्चों k और k के फंक्शन सेम साइड करेंगे तो k प्लस का 2k और माइनस का 2 प्लस का 4 नंबर के मैंने सेम साइड किए। तो ये मुझे मिला 3k और यहाँ पे मिला 2। तो k का जो हमें आंसर मिला वो 2/3। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हमें k की वैल्यू को एनालाइज कराना था। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2/3। और अगर मैं k/1 की बात कर लेता तो मेरे पास 2/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसके लिए अगर जब भी आपको क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो पहले आपको उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डिवाइडेड की कंडीशन लिख के देगा और आपको कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में रेशियो का भी कॉन्सेप्ट लिख के देगा। तो ये हमने आपके सामने निकाला k की वैल्यू, तो k की वैल्यू 2/3 आ गई। इसी के साथ k/1 भी हमारा 2/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या बच्चों क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लेना, जो आपके लिए काफी मैंडेटरी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो एक और इम्पोर्टेंट पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने आपके सामने एक ट्रिंगल बना रखा है और यहाँ पे ABC के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है और हमसे बोला गया था कि हमें इस बीच वाला जो पॉइंट है इसको हम सेंट्रॉइड पढ़ते हैं बच्चों, और हम इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड निकालने का मेथड बच्चों क्या रहता है, मैं आपको बेसिक सा बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो x1 प्लस x2/3 जो x के लिए मिलेगा। सिमिलरली अगर y के लिए बात करते हैं तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये जो हमें मिल जाते हैं इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट फॉर सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट का बोर्ड में एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, बेसिकली बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर भी सकते हैं। तो पहले बच्चों आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन करोगे। इसी के साथ मैं आपके लिए क्वेश्चन भी इसका लेके आया हूं, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है बच्चों, तो एक बेसिक से क्वेश्चन को आप पहले ट्राई भी कर सकते हो। जैसा कि क्वेश्चन में एक ट्रिंगल बना के दिया है और उसके 3 वर्टिसेस हमें पता है, A के वर्टिसेस पता है, B के पता है और C के पता है, और हमसे पूछा गया है कि हमें कोऑर्डिनेट फॉर सेंट्रॉइड के लिए बताना है। तो सेंट्रॉइड बच्चों यहाँ पे लाइज करेगा। इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए x, y। तो बच्चों सीधा सीधा मैंने आपके सामने फॉर्मूला आपको मेंशन करके दिया है, x1 प्लस x2/3 जो x के लिए होता है और y के लिए होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 और अपॉन में 3। अब क्या करोगे बच्चों, इस क्वेश्चन में सीधी सीधी वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 और ये हमारे पास 8 और फिर से 8 और अपॉन में 3। तो x की जो वैल्यू हमें मिलेगी तो हमें मिला 16/3। सिमिलरली अगर y के लिए यूज करते हैं तो y के लिए हमें मिलेगा 6 प्लस 0 प्लस 12 और अपॉन में 3, यानी कि 12 प्लस 6 18/3। तो y का जो हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा तो y का कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा 6। तो ये हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड पता चले। तो कोऑर्डिनेट फॉर सेंट्रॉइड हमारे पास x और y है, तो इसकी जो हमें वैल्यू पता चली वो 16/3 और कॉमा 6। ठीक है बच्चों, तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कोऑर्डिनेट फॉर सेंट्रॉइड। 1 नंबर का क्वेश्चन में भी हमसे पूछा जाता है, मे भी हो सकता है आपसे MCQ में पूछ लिया जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि x1 प्लस x2/3 और सिमिलरली y के लिए y1 प्लस y2/3। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन।
ठीक है बच्चों, तो एक नंबर का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें k की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों k की वैल्यू को हम निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि p है वो इक्विडिस्टेंट। तो पहले बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि इक्विडिस्टेंट का रियलिटी मीन क्या होता है। इक्विडिस्टेंट का मतलब जैसे कि बच्चों मैंने कहा ये मेरे पास एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट P है। मैंने कहा P है वो A और B से इक्विडिस्टेंट है, तो मैं यहाँ से ये जानता हूँ कि इनके बीच की जो डिस्टेंस D1 होगी और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो D2। तो यानी कि उनकी जो डिस्टेंस होती है वो बच्चों आपस में इक्वल होती है। बहुत से बच्चे इसको मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से यूज कर लेते हैं बच्चों। तो मिड पॉइंट एक डिफरेंट फंक्शन होता है, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल गिवन है, यानी कि A से P तक की जो डिस्टेंस है वही B से P तक की डिस्टेंस है। तो आप प्लीज इसमें मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। इक्विडिस्टेंट का मतलब उनकी जो आपस में डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले समराइज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा ये मेरे पास एक पॉइंट A है और ये दूसरा पॉइंट B है, और A के कोऑर्डिनेट हमें जो गिवन है वो 3, K गिवन है, और B के कोऑर्डिनेट जो हमें गिवन है वो K, 5 गिवन है। और यहाँ पे एक पॉइंट P है और P का जो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है वो 0, 2 गिवन है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि P है वो A और B से इक्विडिस्टेंट है। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब सबसे पहले हमें D1 की रिक्वायरमेंट होगी और उसी के साथ D2 की रिक्वायरमेंट होगी, और D1 और D2 आपस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों D1 का निकालने का मेथड क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो हमने लिखा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस और k - 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया तो 3 में से 0 जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे ये फंक्शन हमें एज इट इज लिखना पड़ा, k में से 2 को माइनस नहीं कर सकते, और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो D2 निकाल के रखते हैं। D2 का मतलब फिर से यूज किया इस फॉर्मूले का, यानी कि 0 - k का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। तो D2 के लिए इस फॉर्मूले को फिर से यूज किया, 0 में से k गया k स्क्वायर और 2 में से 5 गया तो माइनस का 3 और माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस का 9, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो D1 और D2 मैंने आपको बता रखा था कि इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि D1 और D2 आपस में इक्वल होंगे। तो D1 की वैल्यू मैंने लिखी 9 और k - 2 का स्क्वायर, इसी के साथ D2 की वैल्यू लिखी k स्क्वायर प्लस 9। अब बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे बस एक ही हमारे पास कॉन्सेप्ट मिलेगा। हम क्या करेंगे, हमें रूट फंक्शन हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो यहाँ पे 9 मिलेगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, यहाँ पे k स्क्वायर और प्लस का 9 आ जाएगा। तो k स्क्वायर से बच्चों k स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। तो यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन बचा तो मैं आपके सामने लिखता हूँ, यहाँ पे जो फंक्शन बचा वो 4 - 4k इक्वल टू में 0 मिला है। बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, ये 4k को एक साइड लिखा और या 4 को लिखा, 4 से 4 कैंसिल। तो k की जो हमसे वैल्यू पूछी गई थी तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन एक नंबर में बोर्ड में 100% पूछा जाता है। यहाँ तो आपसे इक्विडिस्टेंस का केस होगा। इक्विडिस्टेंस में आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस होते हैं वो उसको इक्वल कर दोगे और उसी के साथ आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑल द वेरी बेस्ट।